student, welcome to my channel student tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is methods of tracing evolutionary relationship. ये हमारा प्रीवियस टॉपिक भी था जिसमें हम लोगों ने देखे थे किस तरह से क्लासिफिकेशन बेस होते हैं इवोल्यूशन के ऊपर, किस तरह से होमोलोगस ऑर्गन्स भी शो करते हैं कि एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर, एक ऐसा बेस जिससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ है। उसके फंक्शन अलग है बट उसका जो एक ओरिजिन है वो सेम है। एनालॉगस में भी हम लोगों ने भी देखा कि उसमें भी किस तरह से एवोल्यूशन दिखाता है, कम दिखाता है बट दिखाता है। नाउ टुडेज टॉपिक इज सेम बट एक नया टॉपिक है इसमें, वो है फॉसिल। फॉसिल जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा वो एवोल्यूशन का एविडेंस हमें दिखाता है। हमें उसके थ्रू पता चलता है कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, उनके किस बॉडी स्ट्रक्चर से एवोल्यूशन हुआ होगा और नए नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे। ये दिखाता है मिलियंस ईयर के पहले की चीज़ों को बताता है। धीरे धीरे रिकवरी होती है कि क्या क्या पहले के ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट कैसे थे, उनको देख के पता चलता है कि उनकी एज कितनी हुई होगी, वो किस तरह के हैबिटेट्स में रहे होंगे, कि क्या क्या उनका बिहेवियर होगा। ये सब चीज़ें हम उनके फॉसिल को देख के पता कर पाते हैं। तो फॉसिल जो है एक बहुत अच्छा एविडेंस है इवोल्यूशन का। इसकी स्टडी से हमें बहुत कुछ प्रीवियस मिलियंस ऑफ ईयर पहले की चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फॉसिल, ठीक है। Now, the remain impression of a dead animal or plants that live in the remote past are known as fossil। यानी वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, जब वो मर जाते हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर लेयर्स बढ़ती जाती है, अर्थ बनता जाता है। वो लेयर्स कुछ भी हो सकती है, मे बी इट्स अ मड, मे बी इट्स अ सैंड, मे बी इट्स volcanic ashes, maybe it's a plant ashes, maybe or डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनके ऊपर लेयर बाय लेयर बनते जाते हैं और वो उस लेयर के नीचे कंप्रेस होते जाते हैं, मोल्ड के फॉर्म में होते जाते हैं। और जब भी इनको इनकी स्टडी होती है तो हमें पता चलता है कि ये उस ऑर्गेनिज्म के फॉसिल है जो बहुत मिलियन ईयर्स पहले इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता था बट अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बॉडी का कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसके इवोल्यूशन में कुछ नए ऑर्गेनिज्म बने और धीरे धीरे ये इवोल्यूशन बढ़ता गया और डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आए थे और आते रहेंगे। तो फॉसिल की स्टडी से हमें बहुत कुछ इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। और फॉसिल क्या है? फॉसिल है डेड ऑर्गेनिज्म। वो डेड ऑर्गेनिज्म क्या है? वो प्लांट भी है, एनिमल भी है, जो मर जाता है, उसकी बॉडी जो है उस अर्थ पे पड़ी रहती है और धीरे धीरे उस बॉडी के ऊपर सेडिमेंट्स, यानी सेडिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि बुल्ड होते रहते हैं। वो सेडिमेंट्स क्या हो सकते हैं? मड हो सकता है, सैंड हो सकता है, वोल्केनिक एशेस हो सकते हैं। वो सेडिमेंट क्विकली ग्रेजुअली उसके ऊपर जो है लेयर बाय लेयर चढ़ती रहती है और उसको कवर अप कर देती है और धीरे धीरे उसके ऊपर अर्थ की लेयर बनती है। फिर उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म मरते हैं तो फिर उनके ऊपर लेयर चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर में रहते हैं, कुछ टाइम के लिए हम इस घर से कहीं चले जाते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम एंट्री करते हैं तो हम क्या देखते हैं? घर की हालत कितनी बुरी होती है, ढेर सारे डस्ट वो पूरे घर में भरे रहते हैं, जाले लग चुके रहते हैं, इतना घर गंदा हो जाता है। तो वो तो कुछ दिनों में ही ऐसा सीन हो जाता है घर का। अब आप इमेजिन करो कि अगर मिलियंस ऑफ ईयर अगर किसी चीज़ को के ऊपर चीज इस तरह से डस्ट पार्टिकल बढ़ते जाएंगे और इस तरह से सैंड, मड और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट प्लांट के एशेस, वोल्केनो के एशेस पड़ते जाएंगे तो क्या होगा? वो चीज़ें धीरे धीरे अब ये चीज़ के ऊपर बढ़ती जाएगी, लेयर बढ़ती जाएगी तो इसको कंप्रेस करती जाएगी, दबाती जाएगी
और ये लेयर जो है एक मतलब अर्थ का लेयर बनती जाएगी, उसके नीचे और ऑर्गेनिज्म दबते जाएंगे, फिर उसके ऊपर लेयर बनती जाएगी। तो जस्ट लाइक ऐसे ही होता है कि अगर हम इस घर को बंद करके कुछ सालों तक चले जाएं तो ये घर बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि इसमें पूरा डस्ट और गंदगी से भर गया। तो ऐसा सोचो कि अगर खुले अर्थ पे कोई डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर धीरे 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 किस तरह से लेयर जो है बनती जाएगी और उसको इस अर्थ के नीचे कंप्रेस कर देगी। जब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे फॉसिल है, हम उसको निकालेंगे बाहर तो हमें पता चलेगा कि ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले किसी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी है, उसका पार्ट है जिसकी स्टडी करने से हमें पता चलेगा। तो व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल इज द रुडिमेंट्स और फॉसिल इज द रिमेन पार्ट्स ऑफ द एनिमल विच इज डाई एंड आफ्टर सम टाइम सम sediments is cover up their body and they are compressed inside the earth और this is called fossil। ठीक है, अब फॉसिल की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पैलिनोटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलिनोटोलॉजी स्टडी को बोलते हैं इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ आर बेस्ड ऑन फॉसिल। ये पैलिनोटोलॉजी जो होती है एक ऐसी स्टडी होती है, एक ऐसी हिस्ट्री की स्टडी होती है जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे थे, अब वो फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट थे, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पैलिनोटोलॉजी एंड जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं पैलिनोटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलिनोटोलॉजी एंड जो स्टडी इसकी करते हैं उनको बोलते हैं पैलिनोटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये हमने जाना फॉसिल के बारे में कि क्या होता है और फॉसिल के जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू अदर पार्ट। द फॉसिल प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। फॉसिल जो है इवोल्यूशन का जो एविडेंस है बहुत अच्छे से हमें देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पहले के एंसेस्टर कैसे थे, उनकी हैबिटेट्स कैसी थी, उनके बिहेवियर्स कैसे हो सकते थे, ये सब हमें फॉसिल के ज़रिए पता चलता है। ठीक है, हाउ फॉसिल आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉसिल कैसे बनता है। फॉसिल आर फॉर्म्ड व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट और एनिमल डाइज and is quickly buried by sediments such as mud, sand or volcanic ash. Soft tissue rapidly decompose, leaving only strong bones or shells. The sediments build over the top over time and harden into rocks. अब क्या बता रहा है इसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हम प्लांट लें चाहे एनिमल, क्योंकि प्लांट के भी फॉसिल मिलते हैं और एनिमल के भी फॉसिल मिलते हैं, तो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, प्लांट और एनिमल। जब वो मर जाते हैं, जब वो डाई हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो क्विकली जो है बरीड हो जाते हैं। किससे होते हैं? जो सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मड हो गया, मिट्टी हो गई, और अगर सी के पास मरे हुए हैं तो सी में जो ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं उनका लेयर बन सकता है, सी के वाटर से सैंड आ सकता है, उन सब का मिलके मड बन सकता है, वोल्केनो के एशेस गिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? सेडिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेडिमेंट्स होते हैं जो उसके ऊपर धीरे धीरे उसको कवर अप करते हैं। जो इन ऑर्गेनिज्म जो मर चुके रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट स्पेशली एनिमल की बात करें तो उनके बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस अर्थ में प्रेजेंट है, मिट्टियों में प्रेजेंट है, वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं ईजिली। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद होता रहता है बट फिर भी हो जाता है। बट जो हार्ड पार्ट है, जो बॉडी का हार्ड पार्ट है, जैसे बोन्स वगैरह है, स्केलेटन से, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाते, उसमें बहुत टाइम लगता है और कभी कभी तो हो ही नहीं पाते। तो वो जो होते हैं उस अर्थ के नीचे जो है दबे पड़े रहते हैं, और वो शेल्स भी हो सकते हैं, बोन्स भी हो सकते हैं, और इनके ऊपर जो है सेडिमेंट्स जो है धीरे धीरे इनके टॉप के ऊपर बनते रहते हैं, एक एक लेयर के ऊपर बनते रहते हैं और एक हार्ड रॉक्स की तरह उनको कवर अप कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉसिल जो है बनता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा, अब इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे बनते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में भी बता दूँ।
अब देखो, अब मान लो कि ये बहुत पहले मिलियंस ईयर पहले ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स जो है वो डाई हो गए हैं, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम यानी पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं होती है, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये इनवर्टिब्रेट जैसे मोलस्का वगैरह जो होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, ये सब जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब ये सब जो है डाई हो गए, ठीक है। अब धीरे धीरे इसमें जो है वाटर, सैंड, रॉक्स और वोल्केनो एशेस, प्लांट्स के एशेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मर्ड, सब उसके ऊपर बिल्ड होने लगे धीरे धीरे। ये सेडिमेंट्स जो है, सेडिमेंट्स मतलब ये सारे जो मर्ड्स मैंने बताया और रॉक्स बताया और वोल्केनो एशेस बताए और मिट्टी बताई, ये सब जो है ये सब सेडिमेंट्स में आता है। ये सेडिमेंट्स जो है इसके ऊपर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जमते चले गए। अब ये यहाँ पे जम के हो गए। अब ये क्या हो गया, एक अर्थ का पार्ट, मतलब एक लेयर हो गया। अब इसके ऊपर लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब ये धीरे धीरे प्रेशर की वजह से कंप्रेस कर रहा है नीचे माइक्रो जो भी ऑर्गेनिज्म मरे हुए हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है कोई एक बड़ा मान लो कि ऑर्गेनिज्म डाई हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म जो है इसके ऊपर डाई हो गया। अब ये तो इसके लिए अर्थ है, इसके नीचे जो दबा हुआ है इसको नहीं पता। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर धीरे 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 सैंड, धीरे धीरे मड, मिट्टी, एशेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जो है इसके ऊपर एक लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्स के बनते जाएंगे, एक रॉक्स की तरह फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये उसके नीचे दब जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे तो ऑलरेडी वर्टिब्रेट्स वगैरह, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह पाए जा रहे हैं। अब उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो मर गया। अब उसके ऊपर चीज़ें जो है धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जो है रॉक्स की तरह फॉर्म कर गई। अब ये अर्थ हो गया, अब ये इसके नीचे कंप्रेस हो गया, दबता चला गया। अब कुछ सालों के बाद यहाँ पे दूसरा कोई एक ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर जो है चीज़ें जो है लेयर बाय लेयर बनती चली जाएंगी, बनती चली जाएंगी। अब इसको धीरे धीरे कंप्रेस कर देंगी, दबाती चली जाएंगी। तो पहले तो ये मरा, इनवर्टिब्रेट्स मर गए। अब उसके ऊपर जो चीज़ें सेडिमेंट्स बन गए, फिर उसके ऊपर कोई और मर गया, फिर उसको भी दबाते हुए सेडिमेंट्स, मतलब इसमें ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये नहीं कि धीरे धीरे मतलब जल्दी फाइनली हो जाएगा, नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे टाइम के साथ 1000 ईयर्स लगते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर चीज़ें जमती चली जा रही हैं, एक रॉक्स की तरह, मोल्ड की तरह फॉर्मेशन कर दे रही हैं और उनको दबाती हुई नीचे कर दे रही हैं। अब उसके ऊपर अर्थ बनता चला जा रहा है, अर्थ की लेयर बनती चली जा रही। फिर उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, अब उसके ऊपर लेयर्स बनती धीरे धीरे बनती चली जा रही, उनको नीचे दबाती हुई चली जा रही। तो ये होता है फॉसिल का फॉर्मेशन, जो ग्रेजुअल होता है, टाइम लगता है और धीरे धीरे वो रॉक्स के फॉर्म में पूरे चीज़ों को दबा के एक सेटलमेंट कर देता है, एक अर्थ का लेयर बना देता है जिसपे दूसरे ऑर्गेनिज्म रहने लगते हैं। फिर वो जब किसी उससे मर जाते हैं तो उनके ऊपर वो लेयर बनती चली जाती है, रॉक्स बनते चले जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे ये प्रोसेस जो होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। तो जो पहले के मरे हुए हैं वो सारे क्या बन गए हैं, फॉसिल बन गए हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने अभी क्या जाना कि फॉसिल क्या होता है, वो इवोल्यूशनरी एविडेंस को प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है कितने टाइम पहले मरे हैं, इन सब की भी स्टडी होती है। देन किस तरह से फॉसिल का फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये जाना। अब हम ये जानेंगे कि जो फॉसिल का एज हमें पता करना होता है कि तो वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जब तक एज नहीं पता रहेगा कि कितने साल या कितने मिलियंस या कितने 1000 ईयर्स पहले ये चीज़ पाई जाती थी या ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे या ये एनिमल पाए जाते थे, तब तक हमें एविडेंस नहीं मिलेगा इवोल्यूशन का। हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई इनकी जब एज ही नहीं पता है तो हमें नहीं पता चलेगा ये कब के हैं। तो इसका भी पता करना इसी स्टडी के थ्रू होता है, पैलेंटोलॉजी के स्टडी के थ्रू ही होता है, जिससे हमें फॉसिल को भी निकालना, उसको देखना पड़ता है, देन उसकी एज के बारे में भी हमें पता लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं कि भाई फॉसिल के बारे में पता चल गया है, किस तरह से फॉर्म्ड होता है फॉसिल, वो भी हम लोग जान गए।
अब फॉसिल, किस तरह से हम फॉसिल के बारे में और जान पाएंगे कि उसकी एज क्या है? भाई एज जब तक नहीं जानेंगे, वी डोंट नो एज, तो वाई हाउ वी कैलकुलेट कि दिस फॉसिल इज हाउ मच ओल्डर, ठीक है? तो एज इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इफ़ वी आर नॉट अंडरस्टैंड या वी आर नॉट नोइंग द एज ऑफ द फॉसिल, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना एविडेंस शो कर पा रहा है. तो एज के भी दो कैटेगरीज होते हैं जिससे हम एज जो है उसको कैलकुलेट कर पाते हैं. फर्स्ट जो होता है वो होता है बाय द रिलेटिव मेथड्स, और सेकेंड जो होता है कार्बन डेटिंग मेथड्स. अब रिलेटिव मेथड्स क्या है? अभी मैंने जो डायग्राम से समझाया था, जस्ट लाइक दैट, कि जो फॉसिल, अभी मैं इसको पढ़ा देती हूँ फिर बताती हूँ. When we dig into earth, we find fossil at different depth. जब हम अर्थ को जब डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे जो फॉसिल हैं वो डिफरेंट डेप्थ में पड़े होते हैं. जैसे मैंने बताया, इनवर्टिब्रेट जो है सबसे पहले मर गया, उसके ऊपर लेयर बनती गई, उसके बाद एक दूसरा तरह का, जैसे मान लो डायनासोर जो है वो मर गया, तो वो उसके ऊपर जो है और लेयर बनती गई, फिर उसके ऊपर कोई फिशेस मर गई तो उसके ऊपर और लेयर बनती गई. तो इस तरह से जो सबसे डेप्थ में जो ऑर्गेनिज्म है वो जो होगा, द फॉसिल विच वी फाइंड इन अ लेयर क्लोजर टू द surface of the earth are more recent. The fossil found in deeper layer are older, whereas the fossil found in deepest layer of earth are the oldest one. यानी जो इनवर्टिब्रेट मैंने डायग्राम में दिखाया था वो सबसे पहले, सबसे डीपेस्ट, अगर हम उसकी डिगिंग करेंगे तो हमें बहुत अंदर तक जाना रहेगा, बहुत डीपेस्ट लेयर तक जाना रहेगा, तब हमको इनवर्टिब्रेट का फॉसिल मिल पाएगा. ठीक है? तो क्या होगा, जो सबसे डीपेस्ट है यानी वो बहुत पहले मरा है. भाई इनवर्टिब्रेट जो है उसको मैंने दिखाया कि वो सबसे पहले मर गया, उसके ऊपर लेयर वगैरह बनी, फिर डायनासोर मर गया, उसके ऊपर लेयर बनी, फिर फिश मर गया, उसके ऊपर लेयर बनी. तो इससे क्या पता चलता है कि जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे पुराना होगा. ठीक है? वो सबसे पुराना फॉसिल होगा. अब उससे पहले जो रहेगा वो उससे बाद में मरा हुआ फॉसिल रहेगा. और जो सबसे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट लेयर में कोई फॉसिल मिलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि ये कुछ रिसेंट ही टाइम का मरा हुआ फॉसिल है. रिसेंट टाइम ये नहीं कि कल परसों का मरा हुआ है, रिसेंट टाइम ये कि मतलब कुछ थाउजेंड्स ईयर्स पहले का. मतलब कि जो सबसे डीपेस्ट और डीपर वाला जो फॉसिल है उनसे वो बाद में मरा होगा, या उनके बाद में वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आया होगा, ये क्लियर है. जो सबसे डीपेस्ट होगा वो बहुत ओल्डर फॉसिल होगा, बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म होगा. जो उससे और ऊपर हमको मिलेगा वो ओल्डर होगा, यानी वो उसके बाद में आया हुआ ऑर्गेनिज्म होगा, इसलिए तो उसके बाद में मरा है. ठीक है? और जो उसके ऊपर यानी जो सबसे पहले मिलेगा, अर्थ के जो सबसे करीब होगा, वो सबसे रिसेंट फॉसिल होगा. उसकी एज जो होगी उनके कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि वो उनसे बहुत बाद में आया हुआ है. तो इससे हमें पता चलेगा कि फॉसिल की एज क्या होगी. तो जो अर्थ के क्लोज है वो जल्दी का है फॉसिल, उसके बाद जो मिला वो उससे और ओल्डर है, जो और नीचे मिला वो उससे और ओल्डर है, जो और नीचे मिलता जाएगा वो उससे भी ओल्डर होगा. यानी वो इवोल्यूशन शो करता रहेगा कि इतने पहले इस तरह के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे थे, उनका बॉडी डिज़ाइन ये था. जो भी पार्ट उसके बॉडी का बचा रहेगा उसकी स्टडी से पता चलेगा कि इसके अंदर ये बोन्स था, ये बॉडी पार्ट था. तो ये एक हो गया रिलेटिव मेथड्स. ठीक है? अब सेकेंड है कार्बन मेथड्स के थ्रू हमें पता चलेगा, कार्बन डेटिंग मेथड्स के थ्रू, कि किस तरह से इस ऑर्गेनिज्म की क्या एज है. अब इसमें क्या हो सकता है, व्हेन अ लिविंग ऑब्जेक्ट डाई and form fossil, its carbon-14 radioactivity goes on decreasing gradually. In the carbon dating methods, the age of fossil is found by comparing the carbon-14 radioactivity left in the fossil with the carbon-14 radioactivity present in the living organism today. तो इसमें क्या है कि भाई हमारे हर जो भी वर्टिब्रेट्स है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किससे बनी हुई है, और कार्बन कंपाउंड से बनी हुई, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, प्रोटीन
हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, ये सब क्या है, कार्बन कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उससे सब जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो ये सब फ्लैश जो है हमारी बॉडी का, ये सब कार्बन कंपाउंड से ही बना हुआ है। अब जब वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल डाई हो जाएगा तो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा। मैंने बोला ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करने लगेंगी, तो उसका जो भी कार्बन कंपाउंड है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो गलेगा उसका कार्बन का लेवल जो है डिक्रीज होने लगेगा। फ्लैशेस जो गलते चले गए हैं वो तो कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब जो बचे हुए वो कम ही हो जाएंगे ना, तो उनका जो ग्रेजुअली ये जो कार्बन कंपाउंड है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा बॉडी में। तो जब वो कोई भी फॉसिल मिलता है तो उसकी बॉडी में कितने कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी का जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम पता कर पाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। अगर बहुत कम बचा हुआ है तो मीन्स ये बहुत ज़्यादा मिलियंस ईयर पहले का है। अगर थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा कार्बन रेडियो एक्टिव कंपाउंड बचा हुआ है तो वो कुछ रिसेंट है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो वो उससे भी रिसेंट है। तो ये हम ऐसे पता कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में कितना कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कंपाउंड बचे हुए हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाए हैं, अभी भी है। उनके काउंटिंग से, उनके नंबर्स से, उनका जो अमाउंट है उससे हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है कितना पुराना है, उसका फॉसिल, ठीक है। तो दो ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फॉसिल की एज का पता करते हैं। फर्स्ट है बाय ए रिलेटिव मेथड, सेकेंड है बाय ए कार्बन डेटिंग मेथड्स। रिलेटिव मेथड्स में जितना डीपर रहेगा उतना उसका एज ज़्यादा रहेगा। कार्बन वाले में जो है जितना उसके बॉडी में कार्बन कंपाउंड बचा रहेगा उसके क्वांटिटी के बेस पे हम बता पाएंगे कि ये कितना ओल्डर है, ठीक है। तो ये सारे मेथड से हम लोग एज को डिटरमाइन कर पाते हैं फॉसिल का, और फिर उसकी बॉडी के पार्ट से हम इवोल्यूशन भी देख पाते हैं कि इतने मिलियन पहले जो ऑर्गेनिज्म था उसकी बॉडी किस तरह से दिखती है, उसके बाद के ऑर्गेनिज्म के फॉसिल की बॉडी कितना चेंज हुई, उसके बाद जो फॉसिल मिल रहे हैं उनकी बॉडी में कितने चेंजेस आए, ये सब हम लोग देख पाते हैं, जिससे हमें इवोल्यूशन का पता चलता है, ठीक है। अब जो है एक और चीज़ बची है वो हम पढ़ सकते हैं वेस्टिजियस ऑर्गन्स, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। वेस्टिजियस ऑर्गन्स जो है, जो हमारे में वेस्टिजियस है, बट पहले जो हमारे एंसेस्टर थे या पहले के ऑर्गेनिज्म थे उनमें वो वर्किंग थे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसमें वो वर्किंग थे, वो वर्क करते थे। जैसे कि ईयर पिन्ना हो गया, अपेंडिक्स हो गए, और हमारे ये ईयर लूप्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है, ये सब वेस्टिजियस ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी में अब किसी काम के नहीं है। विजडम टीथ हो गया, किसी काम के नहीं है, बट जो हमारे एंसेस्टर थे या और भी पहले के ऑर्गेनिज्म थे उसमें वो वर्किंग स्टेज में थे। उनको मीट खाने में विजडम टीथ काम आता था, उनकी जो अपेंडिक्स थी वो ऊपर चढ़ने झूलने लटकने में काम आती थी, ईयर पिन्ना जो है काम आता था आँखों को वो करने में। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनमें वर्किंग थी, बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया हमने उस चीज़ों का यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि हमने और चीज़ें अडॉप्ट कर ली जिसमें उसका कोई वर्क नहीं है। अब जो और बच्चे या और जनरेशन आएगी शायद उसमें वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो ना दिखे, ठीक है। तो वेस्टिजियस ऑर्गन्स भी इवोल्यूशन को बताते हैं कि किस तरह से एंसेस्टर्स में ये चीज़ें वर्किंग स्टेज में थी, वो इससे हेल्प लेते थे, और धीरे धीरे हेल्प ना लेने से अब वो हमारे अंदर एक वेस्टिजियस ऑर्गन्स बन के रह गई हैं। तो ये भी एक इवोल्यूशन का पार्ट है। तो आज हम लोगों ने इवोल्यूशन का जो भी ट्रेसिंग रिलेशनशिप है उसको आज हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब नए वीडियो में इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।